हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 6 जो हमारा स्टाफिंग चल रहा था। उसमें हमने रिक्रूटमेंट तक कर लिया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, कितने उसके सोर्सेस होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, अच्छे से डिटेल में कर लिए थे विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट था स्टाफिंग का, सिलेक्शन। और मैंने बोला था सिलेक्शन वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये चैप्टर में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो आपका स्टाफिंग प्रोसेस है टॉपिक, और एक सिलेक्शन प्रोसेस भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में और एक बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर के, इस टॉपिक में से। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। देखो क्या होता है सिलेक्शन। पहले रिक्रूटमेंट क्या था कि लोगों को हम एनकरेज कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में आओ और जॉब के लिए एप्लीकेशन दो। अब जब बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई, हमें देनी है 5 जॉब, एप्लीकेशन आ गई 50। अब उस 50 में से हमें सिर्फ 5 को सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या उसका मतलब होता है, वो हम देखेंगे। देखो, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, पहले तो आइडेंटिफाई करना, एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। एक तो आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि हाँ ये पर्सन बेस्ट है हमारे लिए, और सेलेक्ट करना कि इसी पर्सन को, यही वो पर्सन है जिस टाइप का पर्सन, जिस टाइप की स्किल्स, क्वालिफिकेशन हमें जॉब के लिए चाहिए। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से सेलेक्ट करना। फिर सिलेक्शन के बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि वाई सिलेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस, कि सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस? बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिजेक्टेड, जितना लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, आर मच मोर देन द कैंडिडेट सेलेक्टेड। जितने लोग सेलेक्ट किए जाते हैं उससे ज़्यादा पर्सन वो होते हैं जो रिजेक्ट हो रहे हैं। 50 लोगों की एप्लीकेशन आई, मैंने सिर्फ कितनों को परमिट किया है, सिलेक्ट किया है, सिर्फ 5 को, तो रिजेक्शन हो गई 45 की। तो रिजेक्शन हमेशा ज़्यादा होती है सिलेक्शन के केस में, इसलिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, हमें बहुत सारा लोगों को ना बोलना पड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है एक एम्प्लॉय को। तो पहला उसमें जो है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये क्या होता है, अब आपके पास वही इतनी सारी एप्लीकेशन आई, 50 लोगों की एप्लीकेशन आई, आपको उनके फॉर्म से ही, जब वो एक फॉर्म भरेंगे, रिज्यूम अपना देंगे, उसी से पता लग जाता है कि ये पर्सन इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप जब उसके फॉर्म से ही या नॉलेज से ही उसको डिसक्वालीफाइड कर देते हो, पता लग जाता है ये अनक्वालिफाइड है, ये नहीं हो सकता रिजेक्ट, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। पूरी डेफिनेशन में से ये वो वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देना, उनकी एप्लीकेशन ही नहीं लेना। एक तो आप उनको बुला रहे हो इंटरव्यू के लिए, आप उनको इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुला रहे, आपने फर्स्ट स्टेप पे उनको मना कर दिया। तो वो होता है आपका सिलेक्शन का फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जो कैंडिडेट्स को आपने सेलेक्ट किया है उनका एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन या फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, 4 से 5 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। अगर आप उस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर जाते हो, जितने भी टेस्ट हो, तब जाके आपके आगे का प्रोसेस होता है। तो पहला टेस्ट कौन सा है, इंटेलिजेंसी टेस्ट। जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो कौन सा है, इंटेलिजेंसी टेस्ट। अब ये क्यों लिया जाता है, इट मेजर्स IQ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का IQ लेवल टेस्ट किया जाता है। अब IQ लेवल कैसे टेस्ट होगा, क्या इसमें चेक किया जाता है, इट इज़ एन इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर है जो हमें क्या बताता है, ऑफ अ पर्सन लर्निंग एबिलिटी, कि एक पर्सन किसी नई चीज़ को, अगर उसे कोई नई चीज़ सिखाई जा रही है तो उसको कितनी जल्दी सीख रहा है, उसकी लर्निंग पावर कैसी है। और द एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन एंड जजमेंट, या उसे कोई सिचुएशन दी जाए तो वो उसमें कैसे डिसीजन ले रहा है, क्या उसकी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका माइंड नैरो है, कैसा है उसका माइंड, वो इसमें चेक किया जाता है कि पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। तो ये था फर्स्ट टेस्ट। अब आगे के टेस्ट करते हैं। इसी के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर ही 4 टेस्ट है। एक इंटेलिजेंसी टेस्ट हो गया, ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट,
चारों करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे पूछेंगे। देखो अब फ्रेंड्स क्या है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। जो नेक्स्ट टेस्ट, पहला तो हमने इंटेलिजेंस ही पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। कि एक जो पर्सन है अगर उसको कोई न्यू स्किल्स सिखाई जा रही है तो उसमें उसका पोटेंशियल कैसा है, वो अपने आप को कितनी जल्दी डेवलप कर पाता है। इट इंडिकेट द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप, कि अगर उसको कोई नई स्किल्स दी जा रही है तो वो उसको कितनी जल्दी कैप्चर कर पा रहा है अपने माइंड में कि ये स्टेप जो सिखाया जा रहा है न्यू स्किल, ये कैसे है, क्या फर्स्ट स्टेप है, क्या सेकंड स्टेप है, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। याद रखना, आप जो भी बुक से पढ़ो, हर बुक में इन टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं, तो उस एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़ना, क्योंकि उसी एग्जाम्पल की जो लाइन होती है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में। इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स हिंट्स या फिर क्लूज टू द पर्सन इमोशंस एंड रिएक्शन मैच्योरिटी या वैल्यू सिस्टम। ये टेस्ट में ये देखा जाता है कि वो पर्सन कितना इमोशन में है, उसके इमोशंस कैसे हैं, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करेगा, क्या बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन तो नहीं है या बहुत फनी वाला पर्सन तो नहीं है, उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, क्या बच्चों की तरह सोचता है, थिंकिंग डेवलप मैच्योर हो चुका है, और वैल्यू सिस्टम, जहाँ इस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी की वो जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरल्स वैल्यूज़ हमारी होती है, वो उनको किस तरह से ट्रीट करता है, और एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट हम देखता है ये वाला टेस्ट। देन सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड टेस्ट। इट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स, कि अभी उस पर्सन को कितनी नॉलेज है। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मैं आया हूँ अपने अकाउंटेंट बनने, तो अकाउंटेंट में उसको अभी क्या आता है, क्या उसको एक्सेल चलाना आता है, उसको टैली चलानी आती है, ऑफिस MS ऑफिस वगैरह आता है, एग्जिस्टिंग उसके पास अभी नॉलेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको आगे ट्रेनिंग वगैरह दोगे। ये हो गया ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसमें हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक्चुअल में उसके पास कितनी नॉलेज है वो चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे उसको नई स्किल सिखाई जा रही है उसको चेक कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। लास्ट हमारा जो टेस्ट होता है वो होता है इंटरेस्ट टेस्ट, कि अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ नहीं सिखाई जा रही है, कोई टॉपिक उसे नया सिखाया जा रहा है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है उस चीज़ को सीखने में, क्या वो अपना 100% दे रहा है, पूरा फोकस दे रहा है, या आपकी तरह क्लास में फ़ोन तो नहीं चला रहा है, जैसे आप लोग क्लास में फ़ोन चला रहे होते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ इसको एज अ टाइम पास के लिए सीख रहा है कि हाँ चलो सीख लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो ऐसा नहीं करना। तो इंटरेस्ट टेस्ट में वो चेक किया जाता है। तो ये थे सेकंड पॉइंट के ही सारे टेस्ट, 4 से 5। अब थर्ड पॉइंट, एक बार आपके टेस्ट हो गए, आपने टेस्ट पास कर लिया, अब जो पर्सन एम्प्लॉइज ने, मतलब पर्सन ने, कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट पास कर लिया होता है, उनका फिर एक इंटरव्यू होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। 1-to-1 इंटरव्यू होता है, जो HR डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, जिनका काम होता है ये रिक्रूटमेंट करना, स्टाफिंग करना, वो पर्सनली इंटरव्यू लेते हैं। और ये इंटरव्यू पूरा डिटेल में होता है कि जो भी उसने अपने रिज्यूम में लिखा उससे रिलेटेड क्या होता है, और इसमें भी जज किया जाता है कि आप किस तरह बैठे हो, किस तरह आप आंसर दे रहे हो। क्योंकि कुछ लोग कागज में से, डॉक्यूमेंट में तो अलग लिख देते हैं, बट एक्चुअल में पर्सनैलिटी अलग होती है, उनकी बोलने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट की जाती है। अब आप मान लो यहाँ पे इंटरव्यू भी आपने पास कर दिया, इसके बाद आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, कि जिस जगह, कहीं ऐसा तो नहीं आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड हो, या अगर आपको किसी ने रेफरेंस दिया है, किसी के रेफरेंस के थ्रू आप आए हो। जैसे हमने पढ़ा था कि एक एक्सटर्नल में ये बोला जाता है कि आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड को, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ को ये बोला जाता है अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल दो कि जॉब के लिए अप्लाई करें। तो जिस पर्सन के रेफरेंस से आए हो उस पर्सन का कैसा नेचर है, उस पर्सन की कैसी डीलिंग है कंपनी में, और बैकग्राउंड कहाँ से आप आए हो, आप पहले कहीं जॉब करते थे, आपने अपनी डिग्री कहाँ से करी है, वो सब चेक किया जाता है। ये थे स्टाफिंग के 3 पॉइंट। अभी और पॉइंट में आप वो करते हैं, जो मेन 3 से 4 पॉइंट्स रह गए तो वो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब लास्ट के हमारे क्या 4 स्टेप्स हैं। देखो अब आपका इंटरव्यू हो गया, सब कुछ सिलेक्शन वगैरह हो गया, बैकग्राउंड चेक भी हो गया, आप उसमें भी पास हो गए। इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन। अब जो भी HR डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करेगा
कि हाँ आप सूटेबल हो जॉब के लिए या नहीं हो, लेकिन सेलेक्ट करने से पहले वो डिसाइड करेगा, मतलब डिस्कस करेगा जिस मैनेजर के अंडर आपने काम करना है, जो रिस्पॉन्सिबल है आपके काम का, ठीक है, कि हाँ भाई ये पर्सन को फाइनल किया जाए या नहीं किया जाए, उसको बोलते हैं सिलेक्शन डिसीजन। अब जब सिलेक्शन डिसीजन भी हो गया, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। आजकल ये भी मैंडेटरी हो गया, और आजकल कंपनियां अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका वो इंश्योरेंस भी कराती है, मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। तो उससे पहले एक टेस्ट होता है कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी डिसीज तो नहीं है जिसकी वजह से जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। अब जब आप मेडिकली भी पास आउट हो गए, फिट हो गए, उसके बाद आपको जॉब ऑफर दिया जाता है, आपको ईमेल के थ्रू बताया जाता है कि आप हमारी कंपनी में आइए, ज्वाइन कीजिए, और कुछ टाइम पीरियड भी आपको दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करना है। 15 दिन, 1 महीना, आपने 1 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लेना है कि हाँ आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक पर्सन को 2 जगह से ज्वाइनिंग लेटर आ गया हो, जॉब ऑफर आया हो, तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। एक दिन में तो डिसीजन ले नहीं सकते, तो उसको कहते हैं जॉब ऑफर। अब जब एक कैंडिडेट जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मेरे को आपकी कंपनी में जॉब करनी है, मैं रेडी हूँ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, जॉब ऑफर में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आप हमारी कंपनी में एलिजिबल हो जॉब करने के लिए, आप जॉब कर सकते हो, आज एक्सेप्ट कर लो। इसमें क्या होता है, इसमें सारी डिटेल होती है। एक फॉर्म होता है अटेस्टेशन फॉर्म, इस फॉर्म के साथ सारी डिटेल्स होती है कि आप कब ज्वाइन करोगे, आपकी टाइमिंग क्या होगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या होगी, आपका रिम्यूनरेशन क्या होगा, कितने टाइम के लिए आपको ये जॉब ऑफर की जा रही है, 1 साल 2 साल, आप इससे पहले लीव नहीं कर सकते, सब कुछ। और ये जो फॉर्म होता है ये खुद जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भरते हैं। ये फॉर्म अलग है डिटेल वाला, और ये एक अलग से फॉर्म लगता है, ये अलग है जिसमें लिखा होगा कि आपकी क्या ड्यूटीज वगैरह होगी, वो अलग है। और इसके अंदर जो एम्प्लॉय है, कैंडिडेट है, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी, कि कहाँ रहता है, एड्रेस प्रूफ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। नीचे स्क्रीन पे देखो, मैं बुक में से पढ़ के आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो सेकेंड लाइन में देखो, वन सच डॉक्यूमेंट is the attestation form. This form contains certain vital मतलब important vital details about the candidates which are authenticated and attested by him or her. वो खुद बोल रहा है कि हाँ भाई मैं ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है, ऑथेंटिफिकेशन हो रखी है, और वो खुद ही इस फॉर्म को अटैच करता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये रिकॉर्ड होता है, फ्यूचर में काम आता है। रिकॉर्ड अटेस्टेशन फॉर्म विल बी अ वैलिड रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, कि ये पर्सन कहाँ से था, कहाँ से आया, जो भी होगा उसके लिए। आल्सो अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रिपेयर्ड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट, दोनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें क्या लिखा होता है, जॉब टाइटल कि आप किस लेवल की जॉब पे हो, ड्यूटीज़ का आप क्या काम करोगे, प्लेस का आपकी जॉब कहाँ होगी, और आवर्स कि कितनी देर का आपका काम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन पर मंथ वगैरह जो भी आपकी वो है, लीव्स कितनी मिलेगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, टर्मिनेशन प्रोसीजर अगर आप जा रहे हो जॉब छोड़ के, प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि आप इतने टाइम से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते, सारी डिटेल होती है उसके अंदर। तो ये था अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बारे में पेपर में अलग से पूछ लेता है कि अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है 1 मार्क्स में। अब ये हमारा टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। फिर करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर जो इससे भी ज़्यादा मार्क्स का ही है, मतलब 8 से 10 मार्क्स का वो चैप्टर भी है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।